आर्यन मल्होत्रा के जादुई दवा बनाने की बात दिल्ली शहर के कई उच्च वर्गीय परिवारों में आग की तरह फैल गई। जावेरी परिवार के मालिक साहिल जावेरी, ट्रेजर पवेलियन के मालिक गुप्ता परिवार और क्लासिक मैंशन के मालिक अभिषेक, सभी ने ये खबर सुनी। हालांकि तीनों आर्यन से दवा मांगने के लिए बेताब थे, लेकिन साहिल जावेरी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे वाकई में बात करने का मौका मिला। साहिल जावेरी को पूरा भरोसा था। आखिरकार उसने बहुत पहले ही आर्यन को अपनी सच्चाई दिखा दी थी, और यहां तक कि उसे 100 करोड़ से अधिक में खरीदा गया एक टॉमसन फर्स्ट क्लास विला भी दिया था। इसलिए वह दोपहर को आर्यन के घर भी पहुंच गया, आर्यन के घर होने का फायदा उठाते हुए, और उससे जादुई दवा के लिए मिन्नतें की। आर्यन ने उसे मना नहीं किया। आखिरकार वह एक सहज व्यक्ति है। हालांकि उसका बेटा और भतीजा थोड़े बेवकूफ और बुरे हैं, लेकिन उन्हें सबक सिखाया जा चुका है। अब वह उसके साथ ईमानदारी और विनम्रता से पेश आता है। ये सिर्फ दवा है, कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। साहिल जावेरी ने सकारात्मक जवाब पाकर उत्साह में आर्यन के सामने 3 बार सिर झुकाया। जितने अमीर लोग होते हैं उतना ही वे मौत से डरते हैं। उनके लिए चमत्कारिक दवा पुनर्जन्म की चमत्कारिक दवा की तरह है। हर कोई चाहता है कि उसे आत्मरक्षा के लिए यह मिल जाए। साहिल जावेरी से सहमति जताने और उसे विदा करने के बाद आर्यन ने घर पर कुछ औषधीय सामग्री निकाली और एक बैच की गोलियां बनाईं। इस बैच में उसने केवल 1/10वां हिस्सा औषधीय सामग्री का उपयोग करके 30 गोलियां बनाईं। इसके अलावा चूंकि इस बार की गोली पूरे नुस्खे का उपयोग करती है, इसलिए औषधीय सामग्री पिछली बार से कहीं बेहतर है, इसलिए प्रभावकारिता 10 गुना से अधिक है। अगर पिछली वाली लगभग सभी मध्यम आंतरिक चोटों का इलाज कर सकती थी और सभी आंतरिक चोटों पर कुछ प्रभाव डाल सकती थी, तो इस बार की गोली लगभग घातक आंतरिक चोटों को ठीक कर सकती है। यहां तक कि श्याम के सालों पुराने घाव और जिद्दी बीमारियों को भी आधी कैप्सूल निगलने से ठीक किया जा सकता है। अगर आप किसी मास्टर द्वारा पीछा किए जा रहे हैं, तो भले ही आपके पास केवल एक सांस बची हो, इस दवा को लेने के बाद आप जीवित रह सकते हैं। अगर आप इसे ले तो कुछ और साल जीना कोई समस्या नहीं है। दवा बनाने के बाद आर्यन ने उनमें से 20 रख ली, 10 निकाली और वर्तिका, श्याम, मिस्टर कुलकर्णी और साहिल जावेरी को फोन करके बताया कि उसने जादुई दवा बना ली है। आज रात अभिषेक की क्लासिक मैंशन में बैंक्वेट आयोजित किया जाएगा, जहां वह उन्हें जादुई दवा वितरित करेगा। जब सभी ने ये सुना तो वे बहुत खुश हुए। अनपेक्षित रूप से मिस्टर आर्यन वाकई में एक ड्रैगन है। जादुई दवा इतनी जल्दी बना दी गई, ये लगभग मोमोस बनाने जितना तेज है। उस रात सभी लोग आर्यन के आने से पहले ही क्लासिक मैंशन पहुंच गए और उसका इंतजार करने लगे। आर्यन ने ईशा, अपने ससुर और सास के लिए खाना तैयार किया और फिर उन्हें बताया कि उसका अनाथालय का एक पुराना दोस्त वापस आया है और एक छोटी सी गेट टुगेदर के लिए मिलना चाहता है, और फिर वह घर से निकल गया। क्लासिक मैंशन के गेट पर साहिल जावेरी, मिस्टर कुलकर्णी और उनकी बेटी वर्तिका, जीनियस डॉक्टर श्याम, उनकी पोती कायरा, अभिषेक और अन्य लोग व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। आज क्लासिक मैंशन ने दरवाजे बंद कर दिए और मेहमानों को धन्यवाद दिया, केवल आर्यन का मनोरंजन करने के लिए। आर्यन को देखकर हर किसी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था और उन्होंने सम्मानपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, मिस्टर आर्यन का स्वागत है। आर्यन ने भीड़ पर एक नज़र डाली और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग वाकई में जल्दी आ गए, कब पहुंचे? वर्तिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर आर्यन, आपके द्वारा खुद गेम का आयोजन करना दुर्लभ है। हमें सम्मान दिखाने के लिए थोड़ा पहले पहुंचना चाहिए। आज के दिन के लिए वर्तिका ने जानबूझकर तैयारी की थी और एक सुरुचिपूर्ण और उच्च श्रेणी की काली शाम की पोशाक पहनी थी। टुल लाइनिंग ने उसके परफेक्ट और पतले वक्र को उजागर किया, लेकिन ये कोकेटिश नहीं दिखता था, बल्कि अलग था। आकर्षक। वर्तिका के परफेक्ट फेशियल फीचर्स के साथ उसने अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से दिखाया। आर्यन बिना किसी हिचकिचाहट के कुछ और बार देखने लगा, और आज की वर्तिका वाकई में अद्भुत थी। अगर आप उसकी तुलना ईशा से करें, तो दोनों की दिखावट और बनावट लगभग एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन व्यक्तित्व के मामले में ईशा वर्तिका से एक ग्रेड कम है।
आखिरकार वर्तिका आहूजा परिवार की बेटी है और उसका व्यक्तित्व एक साधारण महिला की पहुंच से परे है। रिहाना भी शर्म से लाल हो गई और आर्यन के सामने चली गई और उसने भी झुककर नमस्कार किया। वर्तिका के विपरीत, जो एक परिपक्व और बौद्धिक सुंदरी है, रिहाना का वीरतापूर्ण रूप वर्तमान छोटी महिला के रूप के साथ मिश्रित है और इसमें एक विशेष स्वाद है। रिहाना ने हल्का मेकअप किया था और अपने मार्शल आर्ट्स के अभ्यास के साथ मूल व्यक्तित्व एक बर्फीले पहाड़ पर स्नो लोट्स की तरह था, बेहद लुभावना। हालांकि आर्यन के उसके दिल में आने के बाद वह वसंत के सूरज की रोशनी में पूरी तरह से खिले फूल की तरह हो गई, थोड़ी और कोमल। इस पल उसने आर्यन को देखा, उसके गाल लाल हो गए, एक छोटी सी बेटी का हाव भाव जोड़ते हुए। बगल में वर्तिका की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक महिला की सहज बुद्धि ने उसे सहज रूप से रिहाना को नीचा दिखाने के लिए प्रेरित किया। उसने मन ही मन सोचा, कुलकर्णी परिवार की यह रिहाना क्या मिस्टर आर्यन के लिए विचार नहीं रखती। दादा ने उसे निर्देश दिया था कि वह मिस्टर आर्यन को आहूजा परिवार के दामाद के रूप में भर्ती करने का कोई तरीका ढूंढे, और वह वाकई में इस प्रस्ताव से प्रलोभित हो गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कुलकर्णी परिवार की रिहाना के मन में भी वही विचार थे जो उसके अपने थे? आर्यन को वर्तिका और रिहाना के विचारों का पता नहीं था, लेकिन उसने बस सभी को मुस्कुराकर देखा और कहा, आप अब से याद रखेंगे, मेरे साथ घुल मिल जाएं, आपको बहुत अधिक रेड टेप की जरूरत नहीं है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हर चीज को हल्के में लेता है, आपको बस मुझसे सादगी से पेश आना चाहिए। जब सभी ने ये सुना तो उन्होंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। मिस्टर कुलकर्णी ने सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर आर्यन की क्या स्थिति है, हमें सम्मानपूर्वक सेवा करनी चाहिए और नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। साहिल जावेरी ने भी कहा, मिस्टर आर्यन एस्ट्रोनॉमी के सुप्रीम मास्टर के रूप में मुझ पर और मेरे इंतजार पर दयालु हैं। थोड़ी देर इंतजार करना तो दूर, अगर हम एक दिन भी इंतजार करें तो हम कुछ नहीं कहेंगे। श्याम भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर कह नहीं सका, मिस्टर आर्यन चिकित्सा कौशल में अद्वितीय हैं। दिल्ली शहर में कोई भी व्यक्ति जो मिस्टर आर्यन के उत्कृष्ट कौशल को जानता है, उनकी प्रशंसा करेगा। ये देखकर आर्यन ने असहाय होकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो दरवाजे पर खड़े न रहें, अंदर चलते हैं। वर्तिका ने मृदुता से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर आर्यन कृपया पहले आप। आर्यन ने मना नहीं किया और सबसे आगे चल दिया। अन्य बड़े भाई बारी बारी से आर्यन के पीछे चले, अपने शरीर की आधी दूरी पर रहते हुए उसे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करते। क्लासिक मैंशन के डायमंड बॉक्स में प्रवेश करते ही सुरुचिपूर्ण कमरे में व्यंजन तैयार थे और मेज स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी थी। आर्यन ने ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन वे सभी दिल्ली शहर के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। सभी बड़े लोग थे। अगर बाहरी लोगों ने देखा होता तो वे निश्चित रूप से चौंक जाते। क्लासिक मैंशन के मालिक के रूप में अभिषेक ने सम्मानजनक स्वर में कहा, मिस्टर आर्यन, मैंने सुना कि आप क्लासिक मैंशन में मेहमानों का स्वागत करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने विशेष रूप से यह व्यंजन तैयार किया है। व्यंजन सामान्य डायमंड बॉक्स विनिर्देशों से एक ग्रेड ऊपर है और वाइन भी गुइजो से हवाई जहाज से रातों रात विशेष रूप से लाई गई 100 साल पुरानी माताए एजेड वाइन है। मुझे आशा है कि आप संतुष्ट होंगे। हालांकि अभिषेक बहुत पहले से ही आर्यन की क्षमताओं को जानता था, लेकिन आज आए कई बड़े लोगों ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया। आहूजा परिवार की बड़ी बेटी वर्तिका, कुलकर्णी परिवार के मिस्टर कुलकर्णी और बेटी जावेरी परिवार के प्रमुख साहिल जावेरी और जीनियस डॉक्टर श्याम। यहां से एक अकेला चुनाव करें। वे सभी दिल्ली में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन आर्यन के सामने वे निरीह छोटी भीड़ों की तरह हैं। इसलिए अभिषेक जैसे लोग जो समाज में मिश्रित हैं, वे भी मेज पर आने के लिए बहुत कमतर हैं। इतने सारे बड़े लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर अभिषेक बिल्कुल भी जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। यहां तक कि अपने क्षेत्र में भी जब वह प्राइवेट रूम में प्रवेश किया तो वह केवल एक पग की तरह व्यवहार कर सकता था, आर्यन के सामने पूंछ हिलाते हुए, उम्मीद करते हुए कि वह खुद को एक नजर डाल सकता है। देखकर कि अभिषेक इतना सावधान था, आर्यन ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा, सिर हिलाया और कहा, मिस्टर अभिषेक, आप दिलचस्प हैं। अभिषेक ने आर्यन के शब्द सुने और उत्साह से कहा,
मिस्टर आर्यन के लिए काम कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। मिस्टर आर्यन, कृपया अपनी सीट पर आएं। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया और मास्टर वेड की स्थिति में बैठ गया। फिर अभिषेक ने सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर आर्यन के पास कोई निर्देश हो तो बस मुझे बुलाए, मैं दरवाजे पर रहूंगा। ये कहकर उसने सावधानी से डायमंड बॉक्स से बाहर निकलकर एक वेटर की तरह डायमंड बॉक्स के दरवाजे की रखवाली की। मिस्टर अभिषेक भी दिल्ली के अंडरग्राउंड किंग हैं, लेकिन इस समय वह केवल एक गुंडा था जो मंच पर नहीं आ सकता था। आर्यन के साथ खाने वाले इन बड़े आदमियों में से प्रत्येक अपने से बहुत बेहतर था। अपनी क्षमता में वह सीधे मेज पर जाने के लिए योग्य नहीं था। आर्यन से बात करने में सक्षम होना पहले से ही 3 जीवन का सौभाग्य था। जैसे ही आर्यन मुख्य सीट पर बैठा, वर्तिका ने करीब से पीछा किया और सीधे आर्यन की दाईं सीट पर बैठ गई। दोनों एक दूसरे के करीब थे, केवल आधी दूरी पर आर्यन वर्तिका के शरीर की हल्की सुगंध भी सूंघ सकता था। डिनर टेबल पर नियमों के अनुसार सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति मुख्य सीट पर होता है और अगले स्तर का व्यक्ति वीआईपी मेहमानों के दोनों ओर होता है। इनमें से आहूजा परिवार सबसे मजबूत है। आहूजा परिवार की प्रतिनिधि के रूप में वर्तिका स्वाभाविक रूप से आर्यन के साथ बैठना चाहती थी। इसलिए इस समय जो कोई भी आर्यन के दूसरी तरफ बैठ सकता था, वह अन्य लोगों की लड़ाई का लक्ष्य बन गया। मिस्टर कुलकर्णी ने इस समय रिहाना को धक्का दिया और मुस्कुराते हुए आर्यन से कहा, मिस्टर आर्यन, आप एक महान जादुई शक्तियों वाले व्यक्ति हैं। मेरी बेटी रिहाना ने आपकी लंबे समय से प्रशंसा की है और हमेशा आपको अपना आदर्श माना है। क्यों न उसे भी आपके बगल में बैठने दें। आपके लिए चाय और शराब परोसते हुए आप क्या सोचते हैं? जैसे ही उसने ये कहा, वर्तिका ने अपनी सुंदर भौहें उठाईं और मिस्टर कुलकर्णी की आंखों में काफी अर्थपूर्ण भाव थे। लेकिन साहिल जावेरी ने अपने दिल में गाली दी, क्या बेशर्मी है उस बूढ़े कुत्ते कुलकर्णी की, अपनी बेटी का इस्तेमाल करके मिस्टर आर्यन के करीब आना चाहता है। साहिल जावेरी के दिल में दांत पीसने का मुख्य कारण यह है कि उसके पास कोई बेटी नहीं है। उसने चुपके से सोचा, अगर मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हें कुलकर्णी को पागलों की तरह पछाड़ देता। इस समय रिहाना का चेहरा लाल हो गया था और वह दिल में शर्मिंदा थी। हालांकि उसे भी मिस्टर आर्यन पसंद थे। उसके पिता ने पहले ही कहा था कि उसे मौके का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन एक समूह के लोगों के सामने ये बहुत शर्मनाक था। हालांकि भले ही वह शर्मिंदा थी, रिहाना उस तरह की मुड़ी हुई व्यक्ति नहीं थी और उसने सीधे खुलकर कहा, मिस्टर आर्यन, कृपया रिहाना को सेवा करने का मौका दें। आर्यन शब्द सुनकर चौंक गया और हल्के से कहा, चूंकि आपका ये दिल है तो बस मेरे बगल में बैठ जाए। रिहाना बहुत खुश हुई और जल्दी से झुककर धन्यवाद दिया और फिर आर्यन के बगल में बैठ गई। श्याम की आंखें बहुत ईर्ष्यालु थीं। वास्तव में वह भी चाहता था कि उसकी पोती मिस्टर आर्यन के बगल में बैठे। हालांकि रिहाना पहला कदम उठा चुकी थी और पहला कदम आगे बढ़ाने के बिना इस चेहरे को हटाने का कोई तरीका नहीं था। श्याम ने कायरा को मिस्टर आर्यन की औरत बनाने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अगर कायरा मिस्टर आर्यन द्वारा पसंद की जाती और नौकरानी के रूप में स्वीकार की जाती तो यह 8 जन्मों की तपस्या का आशीर्वाद होगा। ये भी डिनर के लिए कायरा को लाने के उसके उद्देश्यों में से एक था। बेशक एक और उद्देश्य स्वाभाविक रूप से आर्यन से दवा मांगना था। उसे अपनी चोटों से आधी जिंदगी तक यातना दी गई थी और अब उसे अंत में एक झटके में ठीक होने का मौका मिला था। ये सोचकर श्याम ने कायरा को एक गहरी नजर डाली, इसलिए उसे आर्यन के करीब आने के अवसर ढूंढने चाहिए। कायरा कैसे अपने दादा के विचारों को नहीं जान सकती थी और उसके गाल अचानक लाल हो गए, शर्मिंदगी और गर्मी से भरे हुए। कायरा ने जल्दी से अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में लहरें उठीं। वह समय समय पर अपना सिर उठाकर आर्यन को देखती थी, उसकी उंगलियां फिर से एक साथ उलझ गईं। मिस्टर आर्यन सबसे शक्तिशाली जीनियस डॉक्टर हैं जिन्हें उसने कभी देखा है। उनका चरित्र और दिखावट दोनों उत्कृष्ट हैं। इसे दुनिया में दुर्लभ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन वह अपने दिल में बहुत अच्छी तरह जानती है कि वह मिस्टर आर्यन के ध्यान और प्रशंसा के लायक नहीं हो सकती। कायरा के अलावा रिहाना और वर्तिका भी आर्यन को अजीब रंगों वाली आंखों से देख रही थीं
और उनकी सुंदर आंखें उससे हट नहीं रही थीं। आर्यन ने तीनों महिलाओं की नजर पर ध्यान नहीं दिया। उसने सभी को देखा और मुस्कुराया। उसने अपना गिलास उठाया और कहा, सभी, वह दिल्ली में है। आप सभी को जानना इतना किस्मत की बात है। आज मैंने एक दावत का आयोजन किया है और मैं आप सभी के साथ और अधिक संपर्क करना चाहता हूं। भविष्य में दिल्ली में मुझे निश्चित रूप से आप सभी की मदद की आवश्यकता होगी। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, मेज पर बैठे सभी लोगों ने भी गिलास उठा लिए। डर था कि कहीं एक कदम पीछे न रह जाएं। वर्तिका ने जल्दी से आर्यन से कहा, मिस्टर आर्यन बहुत विनम्र हैं। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कृपया हमें बताने में संकोच न करें। ये हमारा कर्तव्य है। श्याम ने भी कहा, मिस्टर आर्यन दुनिया तक पहुंचते हैं और उनके चिकित्सा कौशल उत्कृष्ट हैं। बुजुर्ग आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे। अगर भविष्य में मिस्टर आर्यन की कोई आज्ञा होगी तो बुजुर्ग उसका पालन करने से नहीं डरेंगे। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, सब कुछ शराब में है, सभी इस गिलास को पूरा करें। मिस्टर आर्यन, चीयर्स। सभी ने एक साथ एक गिलास शराब पी और फिर सम्मानपूर्वक गिलास उठाया। आर्यन को देखते हुए उसे नीचे रखने की हिम्मत नहीं की। आर्यन ने पहले शराब का गिलास नीचे रखा और फिर अपनी बांह से एक बॉक्स निकाला। हर कोई तुरंत अपनी सभी गतिविधियों को रोक दिया और यहाँ तक कि उनकी सांस भी अधिक सावधान हो गई। उनकी आंखें सभी बॉक्स पर टिकी हुई थीं, उनका उत्साह और नहीं बढ़ सकता था। वे जानते हैं कि इस बॉक्स में वह जादुई दवा है जिसके बारे में हर कोई सोच रहा है। आर्यन ने इस समय सभी को देखा और हल्के से कहा, यह वह दवा है जो उसने इस बार बनाई है। सच में, हर कोई अचानक उत्साहित हो गया। हर कोई इस जादुई दवा के लिए भागा आया था और इस समय वे जादुई दवा को देखने के लिए बेताब थे। आर्यन ने बॉक्स खोला जिसमें 10 गोलियां थीं और हल्के से कहा, सभी, मैंने इस बार जो दवा बनाई है वह पिछली बार बनाई गई दवा से कम 10 गुना अधिक प्रभावी है। 10 गुना। हर कोई इतना उत्साहित था कि बोल नहीं पा रहा था। वे पिछली बार जैसी एक जादुई दवा चाहते थे जिससे वे संतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह जादुई दवा पिछली वाली से 10 गुना बेहतर होगी। आर्यन ने इस समय कहा, मेरी दवा, मैं ये कहने का साहस नहीं करता कि यह मृतकों को बचा सकती है और जीवितों को अमर बना सकती है, लेकिन ये शरीर को मजबूत कर सकती है, जीवन को लंबा कर सकती है और सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है। मरने से पहले, जब तक आपके पास एक सांस है, मेरी दवा लेने के बाद आप जीवन वापस पा सकते हैं। कुछ और साल जीना कोई समस्या नहीं है। इसलिए इसे लेने के बाद आपको सावधान और सतर्क रहना चाहिए और इसे यौन रूप से न निगलें। हर कोई भयभीत और असहनीय था। इस बार दवा इतनी अद्भुत थी। आर्यन ने जो गोली अपने हाथ में पकड़ी थी, वह 9 प्रोफाउंड हेवन स्क्रिप्चर्स के अनुसार उसके द्वारा बनाई गई दवा के अलावा कुछ नहीं थी, लेकिन इसने हर किसी के दिल को पागलों की तरह धड़काना शुरू कर दिया। एक भीड़ क्रिस्टल क्लियर गोली देखने का इंतजार कर रही थी और हर किसी की सांस तेज होने लगी। इन लोगों में सबसे बुजुर्ग श्याम सबसे ज्यादा उत्साहित था और यहाँ तक कि जीनियस डॉक्टर का सामान्य उदासीन व्यवहार भी लगभग बनाए नहीं रख पाया। उसे एक गंभीर पुरानी चोट है जो ठीक नहीं हुई है, जिसके कारण उसे आधी जिंदगी बीमारी से पीड़ित होना पड़ा है। पिछली बार उसे संयोग से आर्यन द्वारा बनाई गई गोलियां मिली और लक्षणों में काफी राहत मिली, लेकिन अभी तक इलाज संभव नहीं था। अब ये सुनकर कि इस नई दवा का प्रभाव पिछली बार से 10 गुना अधिक था, श्याम इतना उत्साहित था कि उसे लगा कि वह पुरानी चोटों को पूरी तरह से ठीक कर पाएगा। अगर मिस्टर आर्यन की जादुई दवा का वाकई में ये प्रभाव हो सकता है, तो यह एक बड़ी कृपा है। और वर्तिका की आंखें बेहद उत्साहित थीं। हालांकि आर्यन ने एक्यूपंक्चर का उपयोग करके उसके दादा को बचाया था, उनका शरीर अभी भी कमजोर है। अगर वे जीना चाहते हैं और लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो उन्हें आर्यन की जादुई दवा पर भरोसा करना होगा। इसलिए इस समय जादुई दवा को देखती उसकी आंखें बेहद गर्म थीं और आर्यन को देखती आंखें और भी गर्म थीं। जहां तक मिस्टर कुलकर्णी का सवाल है, जब उन्होंने 2 जादुई दवाएं पाने के बारे में सोचा तो वे लगभग उत्साह से चिल्ला पड़े। आर्यन ने इस समय हल्के से कहा,
कुछ समस्याएं जिन्हें आधुनिक चिकित्सा दूर नहीं कर सकती, जैसे मधुमेह, गुर्दे की विफलता और अन्य घातक बीमारियां, इस गोली को लेने से ठीक हो सकती हैं। हर कोई आवाज से और भी अधिक चौंक गया। हालांकि आर्यन ने आकस्मिक रूप से कही गई बीमारियां बहुत आम हैं, वे सभी आधुनिक चिकित्सा में कठिन बीमारियां हैं। यह न केवल दवा लेकर ठीक नहीं हो सकती, बल्कि विदेश जाकर भी ठीक नहीं हो सकती। विशेष रूप से मधुमेह को अमर कैंसर के रूप में भी जाना जाता है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन यहाँ आर्यन की मदद से एक जादुई दवा से ठीक हो सकता है। ये सिर्फ एक चिकित्सा चमत्कार है। उपस्थित सभी लोगों ने मन ही मन सोचा, मिस्टर आर्यन वाकई में दुनिया के जीनियस डॉक्टर हैं, 9 दिनों के सच्चे ड्रैगन। रिहाना की सुंदर आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा ऐसा था जैसे आग जल रही हो। वह अपने आप को सोचने से नहीं रोक पाई कि मिस्टर आर्यन, इस तरह का व्यक्ति, निश्चित रूप से 9 स्वर्गों में उड़ान भरेगा। उसे मौके का फायदा उठाना चाहिए और उसे यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। कायरा आर्यन पर अपनी प्रशंसा भरी नजरें दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। आर्यन की क्षमता ऐसी थी जिसकी वह अपने पूरे जीवन में कल्पना नहीं कर सकती थी। अगर वह मिस्टर आर्यन के अधीन कुछ तुच्छ तरीके सीख सकती है, तो ये पूरी चिकित्सा दुनिया के लिए पर्याप्त होगा। इस पल आर्यन ने देखा कि हर कोई देखने के लिए बेताब था, हल्के से मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मुझे दवा बांटने दो। हर कोई लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था और उनके चेहरों पर उत्साह भरा था। आर्यन खड़ा हो गया, एक हाथ से एक गोली निकाली, पहले सबसे बुजुर्ग श्याम को दी और हल्के से कहा, मिस्टर श्याम, यह आपके लिए है। श्याम कांप गया। वह अपने घुटनों पर गिर गया, अपने हाथों को सिर के ऊपर सम्मानपूर्वक रखते हुए, और विनम्रता से कहा, मिस्टर आर्यन ने मुझे दवा दी। मिस्टर आर्यन बहुत दयालु हैं और मैं अपने पूरे जीवन के लिए एक गाय और घोड़ा बनने को तैयार हूं और मिस्टर आर्यन का कर्ज चुकाऊंगा। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, मिस्टर श्याम, आप और मैं भी किस्मत से जुड़े हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने गोली श्याम के हाथों में रख दी। श्याम की आंखें आंसुओं से भर गईं और जब उसने सोचा कि आधी जिंदगी एक पुरानी बीमारी से पीड़ित रहा है, तो उसने सहज ही इसे पूरा निकालना चाहा और खुद को पूरी तरह से दर्द से मुक्त करना चाहा। आर्यन ने उसे रोका और हल्के से कहा, मिस्टर श्याम, ये दवा बहुत शक्तिशाली है। आपको अपनी पुरानी बीमारी को ठीक करने के लिए केवल आधी कैप्सूल लेने की जरूरत है। बची हुई आधी कैप्सूल को संभाल कर रखें, ये भविष्य में बहुत काम आएगी। श्याम का दिल चौंक गया, वह केवल आधे से अपने आप को ठीक कर सकता था। ये वाकई में अद्भुत है। ये सोचकर उसने दवा के अवशेषों को खुरचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ब्लेड निकाला, गोली को 2 हिस्सों में काटा, फिर अपना मुंह खोला और उसे निगल लिया। हर कोई उसे ध्यान से देख रहा था, एक चमत्कार होने की उम्मीद कर रहा था। श्याम के गोली लेने के कुछ सेकंड बाद उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया, उसकी त्वचा तुरंत लाल हो गई और उसे बहुत पसीना आया। श्याम को लगा जैसे उसके शरीर में एक जादुई गर्म धारा चल रही थी। उसका शरीर लंबे समय से सूखी पीली मिट्टी की तरह था जिसमें धब्बेदार दरारें थीं, और यह गर्म धारा, मृदु स्वच्छ पानी की तरह, जल्दी से पीली मिट्टी की दरारों को भर देती है और पूरी भूमि को पोषित करती है। उसने महसूस किया कि उसकी जिद्दी और पुरानी चोट तेजी से ठीक होने लगी थी, और उसकी आंखें फैल गईं, अविश्वास का भाव प्रकट करते हुए। मिस्टर आर्यन, ये वाकई में अद्भुत है। दशकों से मुझे परेशान करने वाली पुरानी बीमारी कुछ मिनटों के भीतर पूरी तरह से ठीक हो गई है। श्याम की आंखें आंसुओं से भर गईं जो उसके गालों पर बह रहे थे। वर्षों से वह पुरानी बीमारी से पीड़ित था और टूट गया था। न केवल वह खुद बीमारी का इलाज नहीं कर पाया, बल्कि वह किसी भी समय अपनी जान गंवाने के खतरे में था और उसका जीवन बेहद दर्दनाक था। लेकिन अब आर्यन की आधी गोली उसे पूरी तरह से ठीक कर देगी। इसे अद्भुत कहा जा सकता है और इसे शब्दों में वर्णन करना अब संभव नहीं है। धप! श्याम फिर से घुटनों पर गिर गया और बूढ़े ने आंसू बहाते हुए कहा, मिस्टर आर्यन, आप मेरे पुनर्जन्म के माता पिता हैं। अगर आप नापसंद नहीं करते, तो श्याम आपको पिता, भाई और गुरु के सम्मान के साथ मानने को तैयार है।
बीमारी और दर्द से पीड़ित होने के बाद एक बार ठीक होने पर उतार चढ़ाव ने उसे उत्साहित कर दिया। हर किसी ने श्याम को इस तरह मौके पर ठीक होते देखा और वे मिस्टर आर्यन द्वारा बनाई गई जादुई दवा की और भी अधिक प्रशंसा करने लगे। यह एक गोली ही 10,000 सोने से भी अधिक मूल्यवान है। इसे पाने के बाद वे इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। आर्यन ने श्याम को देखा, एक हाथ से उसे सहारा दिया और कहा, मिस्टर श्याम, मैंने आपका मन समझ लिया है, लेकिन आप आखिरकार एक बुजुर्ग हैं, इसलिए भविष्य में मुझे सलाम न करें। श्याम ने जल्दी से कहा, ऐसा क्यों? मिस्टर आर्यन अगले कदम के उपकारी हैं। देखकर कि उसका एक मजबूत यौनक्ष था, आर्यन ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन वर्तिका को देखा, दवा निकाली और कहा, मिस आहूजा, ये दवा मिस्टर आहूजा के लिए है। वर्तिका जल्दी से आर्यन के सामने घुटनों पर गिर गई जैसे श्याम ने पहले किया था और अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाया। धन्यवाद मिस्टर आर्यन, दवा देने के लिए। आपकी महान कृपा आहूजा परिवार कभी नहीं भूलेगा। आर्यन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया और 2 गोलियां निकली बिना चूके। एक गोली को आस्तीन में छिपाया और दूसरी गोली को वर्तिका के हाथों में रख दिया। वर्तिका ने दवा पाकर उत्साहित हो गई। वह अपनी हथेली बंद करने और सावधानी से गोली को दूर रखने वाली थी। इस समय उसने अपनी हथेली के केंद्र में एक गोल वस्तु महसूस की। उसने अपने दिल में थोड़ा महसूस किया, अपना सिर उठाकर आर्यन को देखा और देखा कि आर्यन उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था और अपनी दाईं आंख हल्के से झपकाए और अचानक समझ गया कि आर्यन का क्या मतलब था। यह आर्यन उसे एक और दे रहा था और फिर उसे चुप रहने के लिए कहा। वर्तिका बेहद उत्साहित और भावुक थी। वह यह उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करती थी कि आर्यन उसे 2 गोलियां दे सकता है। इसके अलावा दूसरी चुपचाप दी गई थी। क्या इसका मतलब है कि दूसरी उसने दादा को नहीं दी थी, बल्कि उसे दी थी? आर्यन के लिए वर्तिका को एक और दवा देना कुछ नहीं था। हालांकि वर्तिका के लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस समय उसका दिल पहले से ही आर्यन से छू गया था और उसे यहाँ तक कि एक छोटी लड़की की तरह महसूस हुआ जिसे एक बड़े लड़के द्वारा संरक्षित और देखभाल की जा रही थी। उसकी मूर्ख आंखों में आर्यन साहिल जावेरी की ओर चला गया और एक गोली निकाली। मिस्टर जावेरी, यह आपके लिए है। साहिल जावेरी पूरी तरह से कांप गया और तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, ठीक वैसे ही जैसे हर कोई था सम्मानपूर्वक इंतजार कर रहा था। आर्यन ने दवा उसके हाथ में रख दी और साहिल जावेरी ने तुरंत कहा, मिस्टर आर्यन को दवा देने के लिए धन्यवाद। साहिल जावेरी भविष्य में आपके आदेशों को सुनेगा। जमीन पर घुटनों के बल साहिल जावेरी की भक्ति देखकर उसने हल्के से कहा, मिस्टर जावेरी, आपके बेटे और आपके भतीजे दोनों ने शुरुआत में मुझे गुस्सा दिलाया था। अगर आप इंसान न होते तो वे शायद इस दुनिया में नहीं होते। साहिल जावेरी ने अपने दिल में डर महसूस किया और जल्दी से अपना सिर झुकाते हुए कहा, मिस्टर आर्यन, आपका हाथ उठाने के लिए धन्यवाद। आर्यन ने नाक से आवाज निकाली और कहा, अपने परिवार के युवाओं को बताओ कि उन्हें पूंछकटी के साथ व्यवहार करना सीखना चाहिए। साहिल जावेरी ने जल्दी से सिर हिलाया, मिस्टर आर्यन चिंता न करें, मैं उन्हें जरूर चेतावनी दूंगा। हाँ, आर्यन ने हल्के से कहा, आप दवा ले लें और यह भविष्य में आपकी जान बचा सकती है। जैसे ही साहिल जावेरी को जादुई दवा मिली, उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया। मिस्टर आर्यन, अगर आपको भविष्य में मेरे परिवार की जरूरत पड़े तो कृपया मुझे बताएं। उसके बाद मिस्टर कुलकर्णी की बारी थी। आर्यन ने रिहाना को 2 गोलियां देने का वादा किया था, इसलिए आर्यन ने मिस्टर कुलकर्णी को एक दी और रिहाना को एक और दी। पिता और बेटी एक साथ जमीन पर घुटनों के बल गिर गए, बेहद भक्तिपूर्ण। मिस्टर कुलकर्णी ने तुरंत अपना रुख व्यक्त किया, कहते हुए, अब से मेरा कुलकर्णी परिवार भी मिस्टर आर्यन को ड्रैगन हेड के रूप में मानेगा। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और संतोष से सिर हिलाया। इस समय सभी दवाएं जो दी जानी चाहिए थीं, दे दी गई थीं, लेकिन उसने इसके बारे में सोचा और जोर से कहा, मिस्टर अभिषेक, अंदर आओ। अभिषेक, जो बॉक्स के दरवाजे की रखवाली कर रहा था, जल्दी से अंदर आया। मिस्टर आर्यन, क्या आदेश है? इसके साथ अभिषेक ने सम्मानपूर्वक आर्यन को देखा और हाथ जोड़कर नमस्कार किया।
आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं जानता हूं कि तुम और मैं अब कम नहीं हैं। तुम कड़ी मेहनत करते हो और लगन से काम करते हो। मैंने आज दवा बनाते समय तुम्हारे लिए एक गोली तैयार की है। जब अभिषेक ने ये सुना तो उसका पूरा शरीर सन रह गया। अंग प्रत्यंग गर्म हो गए और सिर फट गया। वह अभी तक बॉक्स के बाहर इंतजार कर रहा था, और बेशक उसने सुना था कि आर्यन ने बॉक्स में क्या कहा था और श्याम के दवा लेने के बाद क्या हुआ था। हालांकि उसने अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जाना कि अपने जैसे व्यक्ति जो मंच पर नहीं आ सकता, आखिरकार मिस्टर आर्यन द्वारा दी गई दवा के लिए योग्य नहीं हो सकता। हालांकि इस पल उसने सुना कि आर्यन इस जादुई दवा को उसे देने जा रहा था, और वह बिना हिचकिचाहट के जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। मिस्टर आर्यन, मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूँ। मिस्टर अभिषेक, मुझे सुंदर बातें कहना नहीं आता। अब से मेरा जीवन आपका है। चाहे आप मुझे आग के समुद्र में ऊपर और नीचे जाने दें, अगर मैं भान चढ़ाऊं तो मुझे बिजली से मार दें। अभिषेक इतना भावुक हो गया कि वह खुद को रोक नहीं पाया। जमीन पर घुटनों के बल उसने सम्मानपूर्वक आर्यन से गोलियां ली, बेमिसाल खजाने के साथ व्यवहार करते हुए उत्साहित हो गया। आर्यन ने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, भविष्य में मेरी देखभाल करो, मैं तुम्हारी मेहनत को नहीं भूलूंगा। अभिषेक ने दृढ़ता से कहा, मिस्टर अभिषेक निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगा। जब सभी ने देखा कि आर्यन ने अभिषेक को एक जादुई दवा दी थी, तो उनके दिलों में आश्चर्य शब्दों से परे था। हालांकि अभिषेक दिल्ली में बहुत प्रभावशाली था, लेकिन उनके लिए ये कुछ नहीं था। लेकिन इतने छोटे चरित्र के मिस्टर आर्यन के पीछे जाने के बाद मिस्टर आर्यन ने जादुई दवा देने में संकोच नहीं किया। ये है कि मिस्टर आर्यन अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वाकई में स्वर्ग का अनुग्रह है। वह बॉक्स के दरवाजे पर जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, आर्यन के सामने अपने घुटनों पर रेंगते हुए, दिल में भावुक हो गया, चेहरे पर आंसू। मिस्टर आर्यन, मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे अपनी नज़रों में एक छोटा व्यक्ति देखेंगे। मिस्टर अभिषेक वाकई आभारी था। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और कहा, मिस्टर अभिषेक, मैं दुनिया में रहता हूं और मैं दूसरे पक्ष के चरित्र को देखता हूं, न कि दूसरे पक्ष की पहचान को। आप क्लासमेट राहुल को याद रखते हैं। स्थिति के मामले में वह आपसे कमतर है, ताकत के मामले में वह आपके छोटे भाई से अच्छा नहीं है। जब वह एक वेश्या द्वारा फंसाया गया था और अस्पताल में पड़ा था, तो उसके पास आत्महत्या करने की भी क्षमता नहीं थी। लेकिन आपको अभी भी उसकी मदद क्यों करनी चाहिए? उसे बचाना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वह मुझसे, आर्यन का दोस्त है। चाहे वह कितना भी छोटा हो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अभिषेक का दिल कांप गया और वह आंसुओं से भावुक हो गया। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, मास्टर आर्यन, अभिषेक निश्चित रूप से भविष्य में आपकी मदद करेगा। आर्यन ने उसे दवा दी और कहा, अगर तुम मेरे पीछे चलते हो तो तुम्हें एक सच्चाई समझनी चाहिए। मेरी ताकत के साथ तुम्हें अपने दिल और आत्मा की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे लिए जमीन पर काम करते हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी एक जीवन भर रक्षा करूंगा। इस वाक्य में आर्यन ने कुछ नहीं कहा। धन के मामले में उसके पास जो है, वह दसियों अरबों की नकदी और सैकड़ों अरबों की कंपनियां हैं जिनके पास पहले से ही अथाह धन है। ताकत के मामले में उसके पास 9 प्रोफाउंड हेवनली सीक्रेट्स हैं और उसकी ताकत असाधारण है। इसलिए जब तक मिस्टर अभिषेक दृढ़ता से उसका अनुसरण करता है, वह स्वाभाविक रूप से मिस्टर अभिषेक के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। और आर्यन के शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को आर्यन की और भी अधिक प्रशंसा और सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। उपस्थित सभी लोगों को अपने दिल की गहराई में आर्यन का अनुसरण करने का संकल्प लेने दो। आर्यन को जीवन भर सिर झुकाओ। इस समय साहिल जावेरी ने एक पहनने योग्य स्मार्ट ब्रेसलेट कुंजी निकाली और आर्यन से कहा, मिस्टर आर्यन, ये बुगाटी वेरॉन हर्मेस स्पेशल एडिशन स्पोर्ट्स कार की स्मार्ट ब्रेसलेट कुंजी है। ये कार वही है जो मैंने दिल्ली इंटरनेशनल ऑटो शो से पहले से ही ऑर्डर की थी। ऑटो शो आधिकारिक तौर पर कल शुरू होता है और आप कार ले जा सकते हैं। सामान्य बुगाटी वेरॉन की कीमत लगभग 26 मिलियन है, जबकि हर्मेस स्पेशल एडिशन की कीमत 40 मिलियन से अधिक है।
आर्यन के बोलने से पहले मिस्टर कुलकर्णी ने जल्दी से एक स्मार्ट ब्रेसलेट कुंजी निकाली और जल्दी से कहा, क्या संयोग है मिस्टर आर्यन। मैंने भी आपके लिए ऑटो शो में एक स्पोर्ट्स कार ऑर्डर की थी, लेकिन मैंने एस्टन मार्टिन ऑर्डर की थी। लिमिटेड एडिशन 77। एस्टन मार्टिन का लिमिटेड एडिशन 177 भी 40 मिलियन की कीमत पर है। अनपेक्षित रूप से उन दोनों ने एक साथ सोचा था। साहिल जावेरी ने मिस्टर कुलकर्णी को चिढ़ाते हुए देखा और बोल पड़ा, ओल्ड कुलकर्णी, तुम मिस्टर आर्यन को मेरी तरह एक स्पोर्ट्स कार क्यों दे रहे हो? क्या तुमने जानबूझकर मेरा अनुसरण किया? मिस्टर कुलकर्णी ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तुमसे कैसे सीख सकता हूं? मुझे लगता है कि मिस्टर आर्यन को सबसे अच्छी स्पोर्ट्स कार चलानी चाहिए, इसलिए मैंने विशेष रूप से वह एस्टन मार्टिन ऑर्डर की। बगल में श्याम ने देखा कि वे दोनों एक के बाद एक उपहार दे रहे थे और जल्दी से अपनी जेब से एक चंदन का उपहार बॉक्स निकाला। इसे खोलने के बाद अंदर एक बहुत चमकदार रंगीन पोर्सिलेन वाइन ग्लास था। उसने आर्यन से कहा, मिस्टर आर्यन, ये चेंगहुआ डोकाई वाइन ग्लास मिंग वंश से हस्तांतरित किया गया था और यह मेरे जीवन में मेरे पसंदीदा प्राचीन वस्तुओं में से एक है। मैं इसे आज पहले मिस्टर आर्यन को देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर आर्यन को ये पसंद आएगा। देखकर कि तीनों ने उपहार दिए थे, वर्तिका, जिसे 2 जादुई दवाएं मिली थीं, पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसने जल्दी से अपनी पीठ मोड़ी, एक चेक पर कुछ लिखा और अपने हाथ आर्यन के सामने रखे। मिस्टर आर्यन, ये 100 मिलियन का चेक आपने जो एहसान किए हैं उसके लिए कृपया स्वीकार करें। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग अचानक मिलकर उसे गिफ्ट्स देंगे। इसके अलावा उनके दिए गए गिफ्ट्स काफी महंगे हैं। दोनों स्पोर्ट्स कारें 40 मिलियन क्लास की हैं। मिंग वंश के चेंगहुआ डोकाई वाइन कप की कीमत कम से कम 50-60 मिलियन है। वर्तिका ने सीधे 100 मिलियन का चेक दिया। हालांकि ये सब चीजें आर्यन के लिए वाकई में बेअसर हैं। पहली बात तो यह है कि स्पोर्ट्स कारें बहुत पब्लिक हैं और उसे ज्यादा पसंद नहीं है। दूसरी बात, एंटीक्स, बहुत ज्यादा सफिस्टिकेशन उसे पसंद नहीं है। जहां तक पैसे की बात है, उसे सबसे कम जरूरत पैसे की ही है। हालांकि देखकर कि ये चारों लोग उत्सुकता से उनके फिलियल गिफ्ट को स्वीकार करने की उम्मीद कर रहे थे, आर्यन ने एक पल के लिए सोचा लेकिन मना नहीं किया, बल्कि उदासीनता से कहा, ठीक है, मैं चीजें स्वीकार कर लूंगा जो आप मेरे लिए लाए हैं। चूंकि वे अपने सैडल्स का अनुसरण करना चाहते हैं और अपनी खुद की ताकत बनना चाहते हैं, इसलिए उन्हें स्वीकार करना स्वीकार्य होना चाहिए। जब सभी ने देखा कि उनके गिफ्ट स्वीकार कर लिए गए, तो वे राहत महसूस करते हुए मुस्कुराए। आर्यन ने आराम से 100 मिलियन कैश चेक, 2 स्मार्ट ब्रेसलेट कीज और एक चेंगहुआ डोकाई कप अपनी जेब में ठूंस दिया और फिर हल्के से कहा, चलो सब लोग खाना खाते हैं। सभी ने जल्दी से कहा, खाएं और दावत करें। इस समय मिस्टर अभिषेक जमीन से उठे और कहा, मिस्टर आर्यन, मैं दरवाजे पर जाकर इंतजार करूंगा। आर्यन ने सिर हिलाया, उसे नहीं छोड़ा। यहाँ बैठे इन लोगों के लिए मिस्टर अभिषेक वाकई में टेबल तक नहीं पहुंच सकते। सड़क पर गुंडा, चाहे गुंडे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वे फिर भी गुंडे ही हैं। वे खुद इन बड़े परिवारों के सबसे अमीर लोगों से ज्यादा हैं। डिनर के बाद आर्यन ने वर्तिका के उसे घर छोड़ने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और अकेले पैदल घर चला गया। वर्तिका ने उसे बहुत धन्यवाद देने के बाद वह अपनी लिमिटेड एडिशन बेंटली कार चलाकर अपने विला लौट गई। एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए, वह दूसरे हाथ में 2 जादुई दवाएं पकड़े हुए थी। सोच रही थी कि क्या उसे दोनों अपने दादा को दे देनी चाहिए या सिर्फ एक अपने लिए रख लेनी चाहिए। अगर वह सब कुछ दादा को दे देती है तो ये जादुई दवा उसके लिए मिस हो जाएगी और वह थोड़ा सैड महसूस करती है। हालांकि अगर वह एक अपने पास रखती है तो अगर भविष्य में दादा को इसके बारे में पता चल जाता है तो क्या ये ट्रबल पैदा करेगा। सोचने के बाद जादुई दवा की इच्छा ने दूसरे विचार को ओवरकम कर दिया। उसने सावधानी से जादुई दवा को कार के ग्लव बॉक्स में रख दिया और फैसला किया कि वह पहले इसे रख लेगी। अगर भविष्य में उसे इसकी जरूरत पड़ी तो वह इसका इस्तेमाल करेगी। अगर उसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन दादा को जरूरत है तो वह इसे फिर से निकाल सकती है।
उस समय वह दादा को 2 बार जादुई दवा देकर उनकी उम्र बढ़ाएगी। वह मानती है कि उस समय वे उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करेंगे। जब वह घर लौटी तो मिस्टर आहूजा, जो सोफे पर आधे लेटे हुए थे, इंतजार नहीं कर सके। पिछली बार जब आर्यन घर आया था, हालांकि उसने उन्हें बचाया था, लेकिन उनके सिस्टम में सुधार नहीं हुआ था। वे अभी भी थोड़े बूढ़े और बीमार हैं। कई दिनों के आराम के बाद उनकी सेहत में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन उन्हें अभी भी किसी की मदद या बैसाखियों की जरूरत होती है खड़े होने या चलने के लिए। एक ऐसे ओल्ड मास्टर के लिए जो अपने जीवन में गर्व और बहुत कुछ हासिल कर चुके थे, शारीरिक असुविधा उनके बुढ़ापे का सबसे बड़ा पछतावा बन गई। और अब वे सब कुछ मिस्टर आर्यन मल्होत्रा द्वारा तैयार की गई जादुई दवा पर टिका हुआ है। अगर पोती वर्तिका जादुई दवा वापस ला सकती है और उसे दे सकती है, तो वह निश्चित रूप से वर्तमान परेशानियों से छुटकारा पा सकेगा और 10 या 20 साल पहले की मजबूत और स्वस्थ महसूस करने की भावना फिर से प्राप्त कर सकेगा। जब वर्तिका एक गोली जादुई दवा लेकर आई, तो मिस्टर आहूजा सीधे बैठने के लिए संघर्ष करने लगे और कुछ कांपते हुए पूछा, वर्तिका, क्या मिस्टर आर्यन ने दवा दी? वर्तिका ने कई बार सिर हिलाया, दोनों हाथों से गोली पेश की और कहा, दादा, ये वह जादुई दवा है जो मिस्टर आर्यन ने इस बार तैयार की है। इसे लीजिए। अच्छा, अच्छा, ओल्ड मास्टर आहूजा ने उत्साह से कई बार कहा और फिर पूछा, क्या श्याम ने इसे लिया है? उन्होंने ले लिया है, वर्तिका ने कहा। मिस्टर श्याम ने मिस्टर आर्यन के निर्देशों के अनुसार केवल आधी कैप्सूल ली और सभी पुरानी चोटें और जिद्दी बीमारियां ठीक हो गईं। यह अद्भुत है। जैसे ही उन्होंने ये सुना, मिस्टर आहूजा उत्साहित हो गए और कांपते हुए कहा, यह इतना अद्भुत और तेज है। मुझे पानी दो और मुझे अभी इसे लेना है। उनके आसपास के लोगों ने तुरंत एक कटोरा चाय लाए। आहूजा परिवार के बेटे और वंशज ओल्ड मास्टर के सामने खड़े थे, चमत्कार के जन्म के क्षण को देखने का इंतजार कर रहे थे। आहूजा परिवार के वंशज अब उम्मीद करते हैं कि ओल्ड मास्टर कुछ और साल जी सकें और इन वंशजों की अधिक रक्षा कर सकें। इसलिए वे ये भी उम्मीद करते हैं कि ओल्ड मास्टर जादुई दवा लेने के बाद सुधार कर सकें। ओल्ड मास्टर ने कांपते हुए गोली नीली और गर्म पानी के साथ ली। गोली पेट में जाते ही तुरंत ऊर्जा का एक विस्फोट बन गई, जो ओल्ड मास्टर की सभी मेरिडियन के माध्यम से पूरे शरीर में फैल गई। इसके तुरंत बाद ओल्ड मास्टर ने महसूस किया कि उनके पूरे शरीर में बार बार ऊर्जा का इंजेक्शन लगाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने बिना छड़ी का उपयोग किए खड़े होने की कोशिश की। उनके आसपास के वंशज बहुत नर्वस थे, डर था कि कहीं पिता खड़े न हो पाए और गिर न जाएं, इसलिए हर कोई आगे बढ़कर बचाव करने के लिए तैयार था। हालांकि किसी ने नहीं सोचा था कि ओल्ड मास्टर थोड़ी सी मेहनत के साथ आसानी से खड़े हो जाएंगे। बिना किसी बाहरी बल के ओल्ड मास्टर अपने पैरों से ही आसानी से खड़े हो गए, बिल्कुल भी हिले नहीं। एल्डर आहूजा ने अपने पैरों की उमड़ती शक्ति महसूस की और तुरंत साहस जुटाकर बाहर चल पड़े। ये कदम एक पदचिह्न है। न कोई जल्दबाजी, न थकान, न घबराहट, न उतावलापन, न कपकपी, न सांस फूलना। हर कोई चकित रह गया। क्या यह अभी भी वही मृतप्राय ओल्ड मास्टर है? ये 50 और 60 के दशक के मिडिल एजेड व्यक्ति से कम नहीं है। पिता आहूजा ने अपने शरीर और ताकत पर फिर से नियंत्रण पा लिया। वे इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने तेजी से कुछ कदम चलने की कोशिश की। ये तेज और स्थिर था। इससे वे बेहद एक्साइटेड हो गए और हंसते हुए बोल पड़े, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिस्टर आर्यन वाकई में एक देवता हैं। इसके बाद उन्होंने अपना सिर घुमाकर वर्तिका को देखा और गंभीरता से कहा, वर्तिका, अगर तुम मिस्टर आर्यन जैसा अच्छा दामाद पा सकती हो, तो मैं कम से कम 100 साल तक जी सकता हूँ। तुम्हारे पिता, तुम्हारे चाचा, तुम खुद और तुम्हारे भाई बहन सब 100 साल तक जीने की संभावना है। एक बार जब एक परिवार लगातार 3 पीढ़ियों तक 100 साल तक जी सकता है, तो ये बस एक देवता जैसा परिवार है और कोई भी इससे हिला नहीं सकता। वर्तिका चौंक गई थी। दादा एक ऐसे व्यक्ति थे जो मरने वाले थे और आर्यन ने उन्हें बचाया था, लेकिन बचाए जाने के बाद दादा भी बहुत उत्साहित थे। लेकिन अब आर्यन की जादुई दवा ने दादा को एक पल में 20 साल छोटा कर दिया। अब वे मानते हैं कि वे 20 साल और जिएंगे।
तब तक वे वाकई में एक शताब्दी जीवी बन जाएंगे। दुनिया में कितने शताब्दी जीवी हो सकते हैं? बहुत कम। और अगर एक बड़े परिवार का आत्मा चरित्र 100 साल से अधिक जी सकता है, तो ये बस परिवार का सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि परिवार केवल आत्मा चरित्र के हाथों में ही विकसित और बढ़ सकता है। एक बार आत्मा चरित्र की मृत्यु हो जाती है, तो ये तुरंत बिना नेता के ड्रैगन के समूह की आपसी लड़ाई में गिर जाएगा। आप मेरे लिए लड़ रहे हैं। कितने परिवार पतन में हैं जो आत्मा चरित्रों की मृत्यु और परिवार के वंशजों के त्याग के कारण होता है। अब आर्यन कम से कम 2 दशकों के लिए आहूजा परिवार की समृद्धि को जारी रखेगा। इस रात जादुई दवा पाने वाले परिवार के सदस्य पूरी रात सो नहीं सके। वर्तिका, जिसने अपनी आंखों से दादा के साथ चमत्कार होते देखा था, भी बहुत उत्साहित थी। मिस्टर आर्यन द्वारा चुपचाप दी गई जादुई दवा के बारे में सोचकर उसके दिल में एक मजबूत गर्म धारा उमड़ पड़ी। मिस्टर आर्यन उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, यह उपकार अविस्मरणीय है। उसी तरह जो आर्यन के बारे में सोचकर अनिद्रा में पड़ गई थी, कुलकर्णी परिवार की छोटी मिर्च रिहाना भी थी। उसके पिता मिस्टर कुलकर्णी को 2 जादुई दवाएं मिलने के बाद उन्होंने घर लौटते ही उसे एक दे दी और उसे अपने शरीर के पास छिपाकर रखने को कहा। अब ये गोली उसके शरीर के करीब रखी हुई थी, उस पर उसके शरीर का तापमान और सुगंध थी। ये सोचकर कि यह आर्यन द्वारा उसे दी गई थी, उसे खुशी हुई और वह लगभग मदहोश हो गई। और आर्यन, जो इन सब के पीछे बड़ा आदमी था, अभी भी अपनी पत्नी के बिस्तर के बगल में फर्श पर लेटा हुआ था और विशेष रूप से मीठी नींद सो रहा था अपने दामाद के रूप में। अगली सुबह जल्दी ईशा स्टूडियो चली गई। इतने दिनों की तैयारी के बाद उसका स्टूडियो कहा जाता है कि आकार लेना शुरू कर दिया है और आधिकारिक तौर पर खोलने के लिए तैयार है। आर्यन उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वह केवल अपने हाथों से अपना खुद का व्यवसाय बनाना चाहती थी। आर्यन उसकी भावनाओं को समझता है। खन्ना परिवार को छोड़ने के बाद से वह सोच रही है कि खुद को कैसे साबित करे और खन्ना परिवार को अपने ऊपर नीचा न देखने दे। अच्छी तरह से कपड़े पहने आर्यन सब्जियां खरीदने के लिए बाहर जाने वाला था और उसे पता चला कि उसकी जेबें फूली हुई थीं, जिससे उसे याद आया कि कल सभी ने उसे जो उपहार दिए थे। लग्जरी कारों के लिए 2 स्मार्ट कीज, एक मिंचाओ चेंगहुआ डॉकाई वाइन ग्लास और 100 मिलियन का एक चेक। डॉकाई कप को एक चंदन के बॉक्स में रखा गया था जो काफी बड़ा था, इसलिए उसने बस बॉक्स को अपने छोटे कपड़े के अलमारी में एक साथ रख दिया। जहां तक कार ब्रेसलेट और चेक की बात है, वो मूल रूप से उन्हें कैबिनेट में रखना चाहता था, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद उसने इस विचार को छोड़ दिया। सास, उसे कुछ नहीं करने पर कमरे में घूमने का शौक है। पिछली बार मिस्टर कुलकर्णी ने उसे एक जेड ब्रेसलेट दिया था, लेकिन उसकी पत्नी ने इसे पहनने से पहले ही उसे ले लिया था। अगर वह 100 मिलियन का चेक और 2 लग्जरी कारों की स्मार्ट कीज ढूंढ लेती है, तो वह निश्चित रूप से इसे अपने लिए ले लेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह पता लगा लेती है, तो वह इसे बिल्कुल भी समझा नहीं पाएगा। यह एक 100 मिलियन का चेक ही उसे 3 बार मौत के मुंह में भेजने के लिए काफी था। इसलिए आर्यन ने स्मार्ट ब्रेसलेट और चेक को अपनी जेब में रखा और सब्जी मंडी की ओर चल दिया। रास्ते में मिस्टर कुलकर्णी ने उससे फोन किया और कुछ अभिवादन के बाद सावधानी से पूछा, मिस्टर आर्यन, क्या आपको अभी भी आपको दी गई स्पोर्ट्स कार पसंद है? ओह! आर्यन को अचानक याद आया और कहा, मैंने अभी तक इसे नहीं देखा है। मिस्टर कुलकर्णी ने जल्दी से और सम्मानपूर्वक कहा, कार दिल्ली कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में है। इंटरनेशनल ऑटो शो अभी चल रहा है। अगर आपके लिए वहां जाना असुविधाजनक है, तो मैं किसी को ट्रांसपोर्टर में घर भेज सकता हूं। आर्यन ने कहा, छोड़ो, अब घर मत भेजो, मैं समय निकालकर इसे देख लूंगा। जिस कॉलोनी में वह रहता है वह बहुत साधारण है और एक घर की कीमत 2 या 3 मिलियन है। अगर अचानक 40 मिलियन से अधिक की 2 स्पोर्ट्स कारें पार्क कर दी जाएं, तो पूरी कॉलोनी के उबल जाने का अनुमान है। इसलिए उसने सोचा कि पहले कार को टॉमसन के विला में पार्क करना चाहिए, जहां विला में एक प्राइवेट बेसमेंट है और बेसमेंट में पार्किंग करना अधिक चिंता मुक्त है। जब वह सब्जी मंडी पहुंचा, तो आर्यन को अपने अच्छे यूनिवर्सिटी भाई राहुल का फोन आया। फोन पर राहुल ने पूछा, आर्यन, तुम कहाँ हो? आर्यन ने कहा,
मैं सब्जी मंडी में शॉपिंग कर रहा हूँ। क्या हुआ राहुल, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? राहुल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, यार मैं आज दिल्ली इंटरनेशनल ऑटो शो में आया हूँ। आर्यन जानता था कि वह एक कार का शौकीन था और उसकी सबसे पसंदीदा चीज कारें थी। जब वह कॉलेज में था तो वह एक महीने के खर्च को बचाकर दूसरे शहरों में ऑटो शो देखने जाता था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम फिर से कार देखने गए हो? हाँ, राहुल ने कहा, इस बार कई वर्ल्ड क्लास लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कारें प्रदर्शनी में आई हैं, उन्हें देखना बहुत दुर्लभ है। कहते कहते राहुल ने जल्दी से कहा, ओह, मैंने तुमसे इसके बारे में बात करने के लिए नहीं पूछा था। आर्यन ने पूछा, तो फिर तुम क्या पूछना चाहते थे? राहुल ने एक पल हिचकिचाया और फिर कहा, वो यह है, मैंने ऑटो शो में देखा मेरी पत्नी को। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, वो ऑटो शो में क्या कर रही थी? मुझे भी नहीं पता, राहुल ने कहा, वो एक आदमी के साथ है, इसलिए मैंने फोन करके पूछा कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। आर्यन की भौहें तन गईं। ईशा एक आदमी के साथ ऑटो शो गई। उसने उससे ये क्यों नहीं सुना? हालांकि वे दोनों ज्यादा बातचीत नहीं करते, फिर भी वे एक दूसरे को कुछ चीजों के बारे में बताते रहते हैं। वह एक आदमी के साथ ऑटो शो गई। उसने इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया। क्या कोई छिपी हुई बात है? हालांकि आर्यन मल्होत्रा परिवार का युवा मास्टर है और दिल्ली के बड़े लोगों की नज़र में मिस्टर आर्यन है, फिर भी उसे ईशा के साथ अपने रिश्ते में आत्मविश्वास की कमी है। वह ये भी चिंतित था कि ईशा बाहर किसी के प्रलोभन में आ सकती है, इसलिए उसने राहुल से कहा, मैं समझ गया स्टीफन, धन्यवाद। राहुल ने कहा, आर्यन, मेरी माँ ने अभी अभी मुझे फोन करके बताया कि घर पर कुछ हुआ है और मुझे वापस जाने के लिए कहा। तुम्हें भी एक बार देखना चाहिए। ठीक है, आर्यन ने कहा, मैं बाद में देखने जाऊंगा, तुम पहले अपना काम करो। फोन काटने के बाद आर्यन ने इलेक्ट्रिक बाइक को सड़क के किनारे पार्क किया और दिल्ली कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर के लिए एक टैक्सी ली। कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर एक बड़ी रियल एस्टेट परियोजना है जो विभिन्न प्रदर्शनियों को आयोजित करने में विशेषज्ञ है। मूल रूप से दिल्ली में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनियां यहीं आयोजित की जाती हैं। आर्यन प्रदर्शनी हॉल में प्रवेश किया और जब उसने चारों ओर देखा तो वह ऑटो शो देखने वाले आम नागरिकों से घिरा हुआ था और आसपास के प्लेटफॉर्म भी लग्जरी कारों से भरे हुए थे। यहाँ शुरुआती बिंदु ऑडी A8 जैसी आयातित लग्जरी कारें हैं, जिसमें लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी लग्जरी स्पोर्ट्स कारें शामिल हैं। प्रदर्शनी हॉल के केंद्र में सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर एक लाल और एक काली टॉप लग्जरी स्पोर्ट्स कार है। ये दो कारें वही थीं जो साहिल जावेरी और मिस्टर कुलकर्णी ने आर्यन को दी थीं। एक एस्टन मार्टिन 177, एक बुगाटी वेरॉन हर्मेस स्पेशल एडिशन। ये दो कारें पूरे ऑटो शो के फिनाले में दो सुपर लग्जरी कारें भी हैं। दोनों कारों के आसपास लगभग दर्शकों और रिपोर्टरों से घिरा हुआ था। दो कारों के अलावा दो मजबूत और शक्तिशाली सुरक्षा गार्ड थे। सुरक्षा गार्डों ने दो लग्जरी कारों की ओर पीठ कर ली और भीड़ की ओर मुंह करके एक घेरा बनाया ताकि भीड़ कारों को छू न सके। होस्ट परिचय दे रहा है, कह रहा है, ये दोनों कारें पहले ही ऑर्डर कर दी गई हैं। ये व्यक्तिगत वस्तुएं हैं। आप देख सकते हैं और फोटो ले सकते हैं, लेकिन आप उन्हें छू नहीं सकते। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। एक रिपोर्टर ने जोर से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, ऑटो शो अभी शुरू हुआ है और दोनों कारें बुक हो गई हैं। अगर खुलासा करना सुविधाजनक नहीं है तो ये दो अमीर कौन हैं? होस्ट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये दो अमीर नहीं हैं, बल्कि एक अमीर हैं। एक रिपोर्टर ने आश्चर्य से कहा, क्या ये हो सकता है कि दो कारें एक ही व्यक्ति ने खरीदी हो? हाँ, होस्ट ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये दोनों कारें वास्तव में एक ही अमीर व्यक्ति की हैं। लेकिन यहाँ की लग्जरी कारें सभी लाखों की हैं। आप एक बड़ी लग्जरी कार खरीदते हैं, BMW 5 सीरीज को यहाँ आने की योग्यता नहीं है। पिछली बार BMW 740 थी। इसके अलावा इस ऑटो शो में दुनिया की दो टॉप लग्जरी स्पोर्ट्स कारें भी हैं। आप इस बार अपनी आंखें खोल सकते हैं।
आर्यन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़ी दो टॉप लग्जरी कारों की ओर इशारा किया और पूछा, तुमने कहा कि ये सभी लग्जरी कारें ऐसी हैं जिन्हें मैं खरीद नहीं सकता। तो मैं तुमसे पूछता हूं, दुनिया की इन दो टॉप लग्जरी स्पोर्ट्स कारों को तुम खरीद सकते हो क्या? रोहन ने व्यंग्य से कहा, इस प्रदर्शनी हॉल में इन दो कारों को छोड़कर मैं हर दूसरी कार खरीद सकता हूं। तुम्हारे बारे में क्या? तुम जैसे गरीब, मैं देखता हूं कि तुम जहां चाहो जा सकते हो, लेकिन एक भी नहीं खरीद सकते। रोहन द्वारा आर्यन का अपमान करने के बाद उसने मुड़कर ईशा से कहा, ईशा, मैं इस बार हमारे सहयोग को बहुत महत्व देता हूं। अपनी ईमानदारी व्यक्त करने के लिए इस ऑटो शो के बीच में दो को छोड़कर तुम कोई भी चुन लो। तुम्हारी बेकार BMW 520 को बदलने का समय आ गया है। ऑडी 8 रुपये कैसी रहेगी? इसमें लगभग 2 मिलियन का टॉप मॉडल है। ये शक्तिशाली है और तुम्हारे साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है। रोहन लंबे समय से ईशा पर नजर गड़ाए हुए था। इस बार उसने ईशा को यहां आमंत्रित किया था। वह ऑटो शो सेंटर को मॉडर्न करने के नाम पर पैसे का इस्तेमाल करके ईशा को जीतना चाहता था। हुआन हमेशा से जानती थी कि रोहन के ईशा के बारे में विचार हैं, इसलिए उसने जल्दी से बगल में कहा, ईशा, ये हमारे अध्यक्ष रोहन का तुम्हारे बारे में सोचना है। तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। ईशा ने जल्दी से मना कर दिया। धन्यवाद मिस्टर रोहन, आपकी दयालुता के लिए, लेकिन उपहार बहुत महंगा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। रोहन ने हंसते हुए कहा, ऑडी 8 रुपये के लिए बस 2 मिलियन है। ये थोड़ा सा पैसा मेरे लिए कुछ नहीं है। जब तक तुम्हें पहली नज़र में पसंद आए, मैं अभी तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद लूंगा। आर्यन ने ठंडी नजरों से रोहन को देखा और हल्के से कहा, नहीं, हमारे पास घर पर एक कार है, इसलिए तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये तुम्हारी बारी नहीं होगी भेजने की। सिर्फ तुम। रोहन ने तिरस्कार से कहा, यह नहीं कि मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं, तुमने किस कार की बात की? आर्यन ने उसे मजाकिया ढंग से देखा। मंच पर खड़ी दो एस्टन मार्टिन 177 और सीमित संस्करण बुगाटी वेरॉन की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम दो ऐसी कारें नहीं खरीद सकते जो तुम्हारे बस की नहीं है? अरे यार, रोहन ने सोचा कि आर्यन जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा था कि वह इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकता, और ठंडे स्वर में कहा, लड़के, ज्यादा घमंड मत करो, मैंने पहले ही कहा है कि आज प्रदर्शनी हॉल में इन दो कारों को छोड़कर मैं सभी कारें भेज सकता हूं, क्या तुम कर सकते हो? आर्यन ने कहा, मैंने भी कहा अगर मैं देना चाहूं तो मैं ये दो कारें दे दूंगा। हा। रोहन मुस्कुराया और बोल पड़ा, क्या तुम जानते हो कि यह किस तरह की कार है? मुंह खोलकर बकवास कर रहे हो। यह नहीं कि मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूं, इन दो कारों की सुरक्षा गार्ड कर रहे हैं, तुम तार को भी नहीं छू सकते, खरीदने की तो बात ही छोड़ दो। आर्यन मुस्कुराया और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम वाकई में इसे छू नहीं सकते, है ना? रोहन ने व्यंग्य से कहा, कन्वेंशन और प्रदर्शनी केंद्र मेरे परिवार का है। इन दोनों कंपनियों के प्रबंधकों को मुझे फेस देना पड़ेगा। अगर मैं इस कार को छूना चाहूं तो क्या मैं इसे नहीं छू सकूंगा? आर्यन ने कंधे उचकाए और कहा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे अलग नहीं हो। मैं इसे नहीं छू सकता और तुम भी नहीं छू सकते। हम वास्तव में एक जैसे हैं। रोहन ये सुनकर तुरंत भड़क गया और दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ तुलना करने के लायक हो? आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल मैं हूं। मैंने कहा, हमारे बीच कोई अंतर नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोशिश करो। ठीक है। रोहन इस समय आर्यन के हिंसक सामान्य तरीके से लगभग तत्काल हो गया था और ठंडे स्वर में कहा, तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए इसे छूंगा। इसके बाद वह भीड़ की ओर बढ़ा। इस समय आर्यन का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया था। मिस्टर कुलकर्णी और साहिल जावेरी ने अपनी दो कारें उसे दी थीं। उनके अनुसार उन दोनों ने कैश ट्रांसपोर्ट कंपनी से सुरक्षा गार्ड किराए पर लिए थे। आर्यन के शुरू करने से पहले किसी और को इन दो कारों को छूने की अनुमति न देने के लिए, पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए। अगर रोहन आज वाकई में दोनों कारों को छू लेता है तो वह दोनों लोगों से हिसाब चुकता करेगा और कम से कम उन्हें एक अनुकूल अपराध के लिए दंडित करना होगा।
लेकिन अगर रोहन इसे छू लेता है तो क्या होगा? जब उसने इसे छुआ और खुद को दिखाया, तो उसने अपना ब्रेसलेट निकाला और बैठ गया ये देखने के लिए कि जब वह इसे देखेगा तो उसका चेहरा कैसा दिखेगा। रोहन इस समय कार के सामने की भीड़ से दूर हट गया। फिर वह सुरक्षा गार्ड के पास गया और कहा, अरे वहां, मैं दिल्ली कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर का डिप्टी जनरल मैनेजर हूं। मैं इन 2 कारों की सराहना करना चाहूंगा। नहीं, सेना से रिटायर होने के बाद कैश ट्रांसपोर्ट कंपनी में शामिल हुए सुरक्षा गार्डों में से एक ने इस समय बहुत दृढ़ता से कहा, हमारे लीडर का आदेश है, कार के मालिक को छोड़कर किसी को भी पास आने की अनुमति नहीं है। रोहन का चेहरा नहीं रह सका। लानत है, मैं वाकई में इसे नहीं छू सकता। ये बहुत बेशर्मी है ना? तुम जानते हो कि यह हमारा शोरूम है। अगर मैं इन 2 कारों को नहीं छू सकता तो क्या मैं वाकई में आर्यन जैसे गंदे कपड़े के समान नहीं हूं? नहीं, वह कुछ भी कहे तो भी अपना चेहरा नहीं खो सकता। रोहन ने अपने दिल में चिढ़ को दबाया और सुरक्षा गार्ड से अच्छी आवाज में कहा, भाई, मैं भी एक कार प्रेमी हूं। मुझे थोड़ी सुविधा दो, मैं भविष्य में तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। आखिरकार सुरक्षा गार्ड एक सीधे स्वभाव वाला पूर्व सैनिक था, इसलिए उसने कड़ाई से मना कर दिया, सर, मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर आप कार के मालिक नहीं हैं, तो आपको कभी भी इस कार के आधे कदम के करीब आने की अनुमति नहीं है। देखकर कि दूसरा पक्ष हमेशा उसे फेस नहीं देता, रोहन तुरंत चिंतित हो गया और दांत पीसते हुए धमकी दी, पूरा प्रदर्शनी केंद्र मेरे घर का है। तुम, एक सुरक्षा गार्ड, मुझसे टकराने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मिक्स नहीं होना चाहते? दूसरे पक्ष ने हल्के से कहा, मुझे माफ करें, मैं अल्टीमेट बैंकनोट कंपनी का सुरक्षा गार्ड हूं, न कि दिल्ली कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर का सुरक्षा गार्ड। भले ही आप दिल्ली कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर के मालिक हो, आपको मुझे नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम, रोहन शर्मिंदगी से गुस्सा हो गया और कहा, तुम बेशर्म हो। इसके बाद रोहन ने तुरंत चिल्लाया, विश्वास है या नहीं, मैं तुम्हें अभी मेरे कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर से बाहर निकलवा दूंगा। दूसरी तरफ ने बेरुखी से कहा, हमने आपके स्टेडियम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और हमने आज ये जगह किराए पर ली है, इसलिए आपको मुझे बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा मेरा काम इस कार की रक्षा करना है। क्या आपके पास कोई अन्य राय है? आप हमारे लीडर से बात कर सकते हैं। आर्यन इस समय रोहन के पास चला गया और मुस्कुराते हुए पूछा, ओह मिस्टर रोहन, क्या बात है? क्या यह इसलिए है कि लोग आपको इस तरह छूने नहीं देते? अरे, ये शर्मनाक है। रोहन ने आर्यन को घूरा, फिर ईशा को फिर से देखा, उसका चेहरा बंदर के नितंब की तरह लाल हो गया। उसने एक गाली बकी, लेकिन अब दूसरा सुरक्षा गार्ड वाकई में उसे थोड़ा सा भी फेस नहीं देता और वह उसे इन 2 कारों को छूने का मौका भी नहीं देता। ये बस शर्मनाक है। रोहन की हताशा देखकर हुआन आर्यन पर वापस जाने में मदद करने से खुद को रोक नहीं पाए और कहा, तुम हमारे साथ इतने बदबूदार क्यों हो? विश्वास है या नहीं, मैं सुरक्षा गार्ड से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। इस समय एक कैमरा पकड़े हुए एक रिपोर्टर ने रोहन से कहा, अरे दोस्त, अगर लोग आपको कारों को छूने नहीं देते तो कृपया यहाँ गड़बड़ मत करो, हम सभी तस्वीरें लेते समय आपसे प्रभावित हो रहे हैं। दूसरों ने भी समर्थन किया, हाँ, यह इतनी महंगी कार है, क्या तुम्हें लगता है कि इसे छूना आसान है? बस इसे देखो। मुझे लगता है कि वह बस इसे छूना चाहता है, एक तस्वीर लेना और इसे मोमेंट्स पर भेजना चाहता है। मैंने ऐसे बहुत से व्यर्थ के लोगों को देखा है। रोहन का चेहरा बेहद बुरा हो गया। अगर वह इन 2 कारों को छूने के लिए नहीं जा सकता, तो क्या वह आर्यन की तरह हर किसी की नज़र में एक गंदा धागा नहीं बन जाएगा? ये सोचकर उसने अपना चेहरा काला कर लिया और सुरक्षा गार्ड से कहा, मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूं। अगर तुम अभी भी मेरे रास्ते में रुकावट डालते हो तो मैं तुम्हारे सभी लोगों और कारों को बाहर निकाल दूंगा और तुम्हें मेरी जगह पर कोई कार शो नहीं करना पड़ेगा। तो क्या होगा, आगे जानने के लिए सुनते रहिए।